नमस्ते बच्चों। पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे बाजार दर्शन पाठ, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। लेखक परिचय और शुरुआती सारांश देखने के बाद आइए पाठ की व्याख्या पर चलते हैं। पहला पृष्ठ देखिए। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेखक यहाँ बता रहा है कि एक बार की बात बताता है वह कि उसके एक मित्र बाजार गए थे कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके पास बहुत सारा सामान था। गए वे कम चीज़ें खरीदने के लिए, लेकिन जब लौटे तो ढेर सारा सामान लेकर। लेखक के मित्र एक मामूली चीज़ लेने बाजार जाते हैं, परंतु ढेर सारे सामान लेकर वापस आते हैं। लेखक के पूछने पर सारा दोष पत्नी पर लगा देते हैं कि ये साथ थी, इसलिए ढेर सारा सामान लेना पड़ा। स्त्री के स्वभाव की चर्चा की गई है कि वह आदिकाल से ही घर गृहस्थी, जिसे माया के रूप में जाना जाता है, घर गृहस्थी है तो ढेर सारे सामानों के प्रति आकर्षित होती है। इसलिए लेखक के मित्र ने अब सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ दिया कि ये साथी, इसलिए मुझे मजबूरन ढेर सारा सामान खरीदना पड़ा। लेखक के विचार से सारा दोष स्त्री का नहीं है, अपितु मनी बैग अर्थात पैसे की शक्ति का है। बताता है कि उनकी पत्नी साथ में थी, इसलिए वे ढेर सारा सामान नहीं खरीदाए। उनकी जेब, उनकी पॉकेट, उनके पास पैसे थे, इसलिए वे ढेर सारा सामान खरीद पाए। ये सब सारा खेल परचेजिंग पावर का है, खरीदने की शक्ति का है। लोग पैसे की पावर दिखाने के लिए ढेर सारे अनावश्यक सामान खरीद कर रख लेते हैं। लेखक बताता है कि बैंक में बहुत सारा पैसा धरा रखा हो, लेकिन कौन देखने वाला है। लेकिन जब सामान खरीद के रखे हैं घर के आसपास, सामान जमा हो, तो बिना देखे ही सब समझ जाते हैं, बिना बताए ही सब समझ जाते हैं कि हाँ, ये आदमी धनी है, इसके पास पैसा है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए? मित्र बोले, कुछ न पूछो। बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। अब लेखक बताते हैं कि उसके मित्र जिस तरह से बाजार की गिरफ्त में आकर सामान खरीदने लगे, ये सब उनकी पत्नी के कारण नहीं हुआ कि उनकी पत्नी उनके साथ गई थी इसलिए वे ढेर सारा सामान लाए, वरन वह सब इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जेब इस काम के लिए उन्हें परमिशन दे रही थी। उनकी जेब इस काम में उनका साथ दे रही थी। उनकी जेब में पैसे थे, इसलिए वो खरीद के लाए। क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं होते। फिजूल खर्च सब लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग व्यर्थ या अनावश्यक सामान को व्यर्थ समझते हैं। वे पैसा जमा कर रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। पैसा उनके पास है, यही अनुभूति उन्हें सुख पहुंचाती है। उन्हें दिखावा करने की कोई आवश्यकता
नहीं होती है। सामानों की खरीद में मनी पावर के साथ साथ बाजार की प्रकृति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं कि बाजार भी हमें कितना सामान खरीदना है, क्या खरीदना है, हमारी खरीदारी में भी बाजार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मनी पावर का योगदान तो रहता ही है, लेकिन बाजार का भी योगदान रहता है। लोग बाजार की चकाचौंध में उलझ जाते हैं और आवश्यकता से अधिक सामानों का क्रय कर लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। नहीं कुछ चाहते तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित मतलब सीमित, और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। इसके पहले लेखक के मित्र ने उसे बताया कि बाजार है कि शैतान का जाल, मतलब बाजार शैतान की जाल की भांति है, जिसमें जो कोई बाजार जाता है वो फंस जाता है और खरीदारी करने पर मजबूर हो जाता है। लेखक ने अपने मन में कहा कि हाँ, सही कह रहे हो, बाजार ही तो कहता है कि आइए मुझे लूटिए, खरीदिए, मुझे देखिए, मैं तुम्हारे लिए तो सज संवर कर बैठा हूँ। लेकिन कुछ नहीं चाहते, अगर तुम खरीदना नहीं चाहते हो तो देख तो लीजिए, देखने में क्या हर्ज है। कहते हैं कि वह इस प्रकार से आमंत्रित करता है बाजार। हालांकि बाजार आग्रह नहीं करता है, बाजार आमंत्रित करता है। आग्रह करना मतलब बार बार अनुरोध करना। कहते हैं कि अगर आग्रह करता तो लोगों के मन में तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो जाती सामानों के प्रति, बाजार के प्रति। लेकिन बाजार आग्रह नहीं करता, वह केवल आमंत्रित करता है, वह आकर्षित करता है। उसका आमंत्रण जो है मूक होता है, वह कुछ बोलता नहीं है, बस अपनी ओर खींच लेता है, लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और उसकी ओर आकर्षित होते ही हमारे मन में चाह जगती है। चाह मतलब इच्छा, इच्छा मतलब अभाव। हमें बाजार में जा कर के लगता है, अरे मेरे पास तो कितने कम सामान है और इस बाजार में कितने अतुलित सामान है, बहुत ज़्यादा सामान है यहाँ पर, इसकी तुलना में तो मेरे घर में बहुत कम सामान है। आगे कहते हैं कि जो कोई अपने को ना जाने, जो यह निश्चय नहीं कर पाता कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बाजार का यह चौक उसके अंदर कामना उत्पन्न करता है, चीज़ों को खरीदने का विकल बना देता है, बेचैन बना देता है, पागल बना देता है, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर देता है और मनुष्य को सदा सदा के लिए बेकार बना डालता है। मतलब इस गद्य खंड में एक लेखक बताता है कि बाजार के अंदर एक अदृश्य शक्ति है आकर्षित करने की, वो लोगों को आकर्षित करता है। फिर लोग बाजार जाते हैं तो उनके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि मेरे घर पे तो कितना कम सामान है, क्योंकि बाजार में कितना ज़्यादा सामान है। इसलिए वो खरीदने पर मजबूर हो जाता है, उसके मन में असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या, इन सब भावनाओं का जन्म होने लगता है। आइए आगे देखते हैं। एक और मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। सभी कुछ तो ले लेने का जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। त्रास मतलब दुखदाई, कष्टकारक। कहते हैं कि एक और मित्र की बात बताता हूँ। वह भी दोपहर के पहले बाजार गए थे और शाम को वापस आए। जब लेखक ने उससे पूछा कि कहाँ थे, तो बताता है कि बाजार देखता रहा। पूछने पर उन्होंने बताया कि बाजार में सभी वस्तुएं ही उनको ज़रूरी लगी और अब किसे ले किसे छोड़े यह निर्णय उनके लिए कठिन था।
लेखक के मित्र ने बताया कि मैं कुछ कोई सामान इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि बाजार में ढेर सारा सामान था और सभी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी, सभी मैं खरीदना चाहता था, लेकिन अब क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं इसका निर्णय नहीं कर पा रहा था, इसलिए अंततः मैं कुछ नहीं खरीदा और वापस आ गया। लेखक के अनुसार यदि आप अपनी आवश्यकता को भली भांति समझे बिना बाजार जाएंगे तो यह समस्या आएगी ही। सभी वस्तुओं की चाह आपको घेर लेगी और इसका परिणाम होगा कि आपको दुख ही मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको दुख मिलेगा जब आपको चाह घेर लेगी ढेर सारे सामान खरीदने की और आप यह फैसला नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, तब भी आपको दुख ही मिलेगा। तो यहाँ पर लेखक ने दो मित्रों के उदाहरण दिए। एक पहला मित्र है जो अपनी पत्नी के साथ गया है, उसकी जेब में पैसे हैं, वह ढेर सारा सामान लेकर आता है। दूसरे मित्र की बात बताता है, उसके पास भी पैसे हैं, वह बाजार गया भी है, बाजार में सामान खरीदना भी चाहता है, लेकिन वह यह फैसला नहीं कर पाता है कि क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, क्या खरीदूं क्या छोड़ूं, क्योंकि उसको अपनी आवश्यकता की जानकारी ही नहीं है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो उसे अच्छे से जानकारी हो कि उसे किन चीज़ों की ज़रूरत है तो वही सामान खरीदेगा। कहते हैं कि जब तक हमें ये ठीक से पता नहीं होगा हमारे लिए परिणाम दुखदाई ही होगा, कष्टकारक ही होगा। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे के गद्य खंड की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।